नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके DSSP में ही पूछे हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, दो स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके यहाँ पर ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दे रखा है लैंगिक भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो लैंगिक भेदभाव होता है वो सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है और समाज में ही जो है वो निर्मित होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पुरुषों और महिलाओं के प्रति समाज में जो पूर्वाग्रह होते हैं कि जो पुरुष होता है वो यहाँ पर रोजी रोटी कमाएगा और जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम काज करेंगी। तो ये समाज में ही निर्मित होती है। ये जो भी आपकी पुरुष और महिलाओं के प्रति जो भी चीजें जो पहले से यहाँ पर जो है वो डिफाइन है वो आपकी समाज में ही निर्मित है, तो ये सामाजिक निर्मित होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपकी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि लिंग विभाजित क्रियाकलाप यह विश्वास उत्पन्न करता है कि लैंगिक भेदभाव पुरुषों और महिलाओं की आवश्यक प्रकृति है। तो देखिए यहाँ पर सोसाइटी में जो चीज भी आपकी यहाँ पर लैंगिक भेदभाव के जो प्रति होती है वो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो ये पूर्वाग्रह है आपके पुरुष और महिलाओं को लेकर ये आवश्यक प्रकृति है कि आवश्यक चीज है यहाँ पर महिलाओं और पुरुष को लेकर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लैंगिक भेदभाव आपका सोसाइटी में चलता है वो यहाँ पर जो है वो सही माना जाता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी यहाँ पर ट्रू हो जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि कौन सी श्रेणी बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की प्रक्रिया में खतरा पैदा नहीं कर रही है। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया है जो बच्चे की जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उस पर खतरा पैदा नहीं कर रही है। तो देखिए फर्स्ट जो है ये ऑप्शन हमें दे रखा है शारीरिक विचलन। तो देखिए अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, शारीरिक रूप से अगर उसमें कोई कमी है तो वो जो है वो प्रक्रिया जो होगी यानी कि जो शारीरिक कमी जो होगी वो बच्चे की शिक्षा की जो प्रक्रिया है उस पर खतरा पैदा करेगी। तो ये तो करेगी। यहाँ पर हमें नहीं में जो है वो आंसर बताना है। तो ये तो जो है वो आपकी करेगी कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से जो है वो सही नहीं है तो वहां पर जो है वो शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में जो है वो हमें दे रखा है संवेदी क्षति। तो देखिए बच्चे में अगर संवेदी क्षति है यानी कि अगर बच्चा आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब आपके जो सेंसर होते हैं उन्हीं से रिलेटेड हो गई, तो यहाँ पर अगर बच्चे में संवेदी क्षति है तो भी जो है वो शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड थर्ड जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है भाषा और संचार के साथ समस्या। तो यहाँ पर ये भी जो है वो शिक्षा पर जो है वो खतरा डालता है, क्योंकि अगर बच्चा जो है टीचर जो समझा रहा है, अगर मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट की जो है वो भाषा अलग अलग है, तो जो टीचर बता रहा है जो समझा रहा है वो अगर बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो उसकी जो शिक्षा है उस पर खतरा पैदा होगा। तो ये भी जो है वो आपका खतरा जो है वो पैदा करेगी। तो आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है वो बच गया, यही आपका आंसर होगा कि जिन बच्चों में न तो संज्ञानात्मक और न ही अधिगम अक्षमता हो, यानी कि बच्चे बिल्कुल सही है, फिट एंड फाइन है, तो बच्चे की जो शिक्षा है उस पर कोई भी खतरा पैदा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे देखिए क्या पूछ रखा है कि डैश एक ऐसा तरीका है जहां एक आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रभावों को जोड़ा जाता है। प्रभावों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक आकर्षक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए जो प्रभाव होते हैं उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और डैश एक रचना के बाएं और दाएं पक्षों की तुलना करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर ये सीधी ही स्टेटमेंट्स है और ये सीधी स्टेटमेंट जो वो आपको याद रखनी होगी कि जहां पर प्रभाव को जोड़ा जाता है वो आपका सामंजस्य होता है और जहां पर दाएं से बाएं पक्षों की तुलना की जाती है उसमें आपका यहाँ पर संतुलन आ जाता है। एक चीज आपको यहाँ पर ये भी पता होगा कि आपने जीन पियाजे की थ्योरी में जो है वो यहाँ पर दोनों शब्द जो है वो आपने सीखे होंगे। तो आपके यहाँ पर ये जो ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें अगर आपका एक ऑप्शन ये भी है और बाकी अगर आपका इस तरीके से कोई भी है तो वो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप यहाँ पर सामंजस्य और संतुलन ही जो है वो यहाँ पर अपना ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हमसे क्या पूछ रखा है
कि एक शिक्षक के रूप में जो है वो आपको यहाँ पर बताना है कि एक शिक्षक के रूप में अधिगम के अनुकूल मानवीय वातावरण बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो है वो आपको नहीं में आंसर देना है कि नहीं रखना चाहिए, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि छात्र हित के लिए हमें हमेशा सक्रिय रहे। तो देखिए हमें नहीं करना चाहिए वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है ये हमें करना चाहिए। एक टीचर के रूप में जो है वो हमें छात्र के प्रति जो है वो सक्रिय रहना चाहिए। तो ये जो है वो आपका ये तो सही हो जाएगा कि ये तो हमें करना चाहिए एक टीचर के रूप में, हमें नहीं में आंसर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि छात्रों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करें लेकिन सहयोग को नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर नेगेटिव है। एज ए टीचर आपको जो है वो बच्चों में सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो यही ऑप्शन आपका गलत है और गलत का भाई गलत, आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमें नहीं में बताना था कि एज ए टीचर आपको यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए। तो एज ए टीचर हमें जो है वो बच्चे में सहयोग की भावना जो है वो प्रोत्साहित करनी चाहिए, ये कह रहा है कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लीजिए कि कक्षा में बच्चों की समस्याओं से निपटने के दौरान धैर्य और सहानुभूति रखें। तो ये तो जो है वो हमें करना चाहिए, हमें धैर्य और सहानुभूति के साथ ही जो है वो काम करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि अनुशासनहीनता के क्रियाकलापों को संभालते हुए दृढ़ता के साथ मधुर शब्दों का उपयोग करें। तो ये भी जो है वो टीचर को करना चाहिए। क्लास में जो है वो हमेशा मधुर शब्दों का ही जो है वो प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन फोर्थ भी जो है वो आपका सही है। एज ए टीचर हमें ये तीन क्रियाएं जो है वो करनी चाहिए, हमें ये जो क्रिया है वो नहीं करनी चाहिए एज ए टीचर। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका असेसमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है और यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि रचनात्मक आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपका नहीं में ही जो है वो ऑप्शन जो है वो हमें बताना है, यानी कि क्वेश्चन आपका नहीं में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं में आपके ज्यादा पूछे गए हैं। तो आपको जो है वो अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो सभी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप नहीं वाला जो है वो ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, यह छात्रों को उन मानदंडों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनका उपयोग उनके कार्य पर निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। तो देखिए जो रचनात्मक आकलन होता है ये आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। तो वहां पर जो है वो टीचर को ये भी पता चल जाता है कि बच्चे की कहाँ पर कमी है। वो जो टीचर होता है वो भी अपनी यहाँ पर जो शिक्षण जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण शैली होती है उसमें भी सुधार करता है कि बच्चे को अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो वो कोई दूसरा मेथड जो है वो बच्चे को समझाने के लिए यूज करेगा। तो इसका मतलब टीचर भी जो है वो यहाँ पर अपनी शिक्षण शैली जो है वो उसको यहाँ पर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो दे रखा है कि यह कैसे और क्या पढ़ाना है को तय करने के लिए विभिन्न शिक्षण शैलियों को शामिल करता है। तो अगर टीचर को ये फील होता है कि बच्चे को ये चीज इस तरीके से समझ में नहीं आ रही तो वो बच्चे को जो है वो दूसरे तरीके से भी पढ़ाने की जो है वो कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसकी जो शिक्षण शैलियों को जो है वो यहाँ पर टीचर जो है वो तय करता है। तो आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो टीचर स्टूडेंट जो है उसको भी ये पता चल जाता है कि तूने अपनी क्लास में जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस की है, उससे रिलेटेड वो जो है वो यहाँ पर छात्र जो है वो भी उन मानदंडों को यहाँ पर समझता है कि उसका जो निर्णय आएगा उस पर जो है वो उसका यहाँ पर इम्पैक्ट होगा कि वो क्लास में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ये है कि ये ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर सही है। और जो छात्र है उसके अंदर आत्मसम्मान और आंतरिक प्रेरणा भी जो है वो आपकी प्रोत्साहित होती है। तो जो रचनात्मक आकलन है ये आपका छात्र में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आंतरिक प्रेरणा भी जो है वो प्रोत्साहित होती है। तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो यहाँ पर जो है वो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा, तो आपका क्योंकि नहीं में बताना है तो ये आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं में जो है वो आपका आंसर देना था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका औपचारिक नहीं होता। ठीक है, औपचारिक नहीं होता, ये आपका जो है वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, ये आपका अनौपचारिक होता है। तो अगर यहाँ पर अनौपचारिक होता तो आपका ये सही हो जाता जाएगा। हमें यहाँ पर औपचारिक आधार दे रखा है जबकि आपका अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि बच्चों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे में क्या प्रोत्साहित करना है, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो बच्चे में बढ़ानी है।
निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशात्मक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी सामग्री का जो है वो हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि पहेली या पजल हल करना, उसके बाद है रिडल हल करना और कविता लेखन। तो यहाँ पर अगर बच्चे में अगर आप क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो तीनों ही जो है वो आप पर सही निर्देशात्मक सामग्री है। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यानी कि तीनों ही जो है वो आपका यहाँ पर निर्देशात्मक सामग्री में सही होगा। इससे बच्चे में जो है वो क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किन उपायों और माध्यमों से छात्रों को मूल्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मूल्य शिक्षा का मतलब होता है, मूल्य शिक्षा से रिलेटेड होता है आपकी संस्कृति, संस्कृति से रिलेटेड होता है मूल्य शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भाषण प्रतियोगिता। तो भाषण प्रतियोगिता जो होती है इसके माध्यम से भी जो है वो आप बच्चों को मूल्य शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है संचार मीडिया का उपयोग करके। तो संचार मीडिया के माध्यम से भी जो है वो हम यहाँ पर बच्चों को मूल्य शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर जन्मदिन और अंतरराष्ट्रीय दिवसों का उत्सव। तो यहाँ पर जो आपके जन्मदिन और जो अंतरराष्ट्रीय दिवस होते हैं यानी कि जो मूल्य से रिलेटेड यहाँ पर जो भी आपके पास जन्मदिन हो जाते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय दिवस होते हैं जो संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, उन सभी का उत्सव मनाकर भी जो है वो बच्चे में आप यहाँ पर मूल्य शिक्षा जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आपका यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर तीनों ही माध्यम जो है वो बच्चे में यहाँ पर मूल्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से क्रिया शिक्षण अधिगम रणनीति का कौन सा संयोजन सही है। क्रिया शिक्षण अधिगम कौन सा होता है, क्रिया शिक्षण अधिगम होता है आपका एक्शन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, एक्शन टीचिंग लर्निंग में जो है वो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर सही है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमें दे रखा है कि आप बच्चों को पंचायत कार्यालय, बांध, फैक्ट्री आदि ले जा सकते हैं क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए जो आपका यहाँ पर फील्ड ट्रिप होता है ये आपका सही माना जाता है। आपने जो है वो पढ़ा होगा और ये चीज जो है वो आपको अच्छे से पता होगी कि अगर बच्चे में जो है वो आप जैसे अगर आप कोई भी चीज बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो एक्टिविटी के माध्यम से है जो वो बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही है कि बच्चे को जो है वो पंचायत जो कार्यालय अपने गाँव में जो पंचायत कार्यालय है उसके अंदर जो है वो बच्चों को ले जाया जाना चाहिए। बांध, फैक्ट्री आदि ले जाकर जो है वो तो बच्चों को जो है वो क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जो है वो शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड जो है ये हमें दे रखा है कि एक पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाए जो ग्राम सभा के सदस्यों को संबोधित कर रहा हो। भूमिका निर्वहन यानी कि बच्चे को जो है वो जैसे बच्चे को जो है वो पंचायत का अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाना चाहिए और फिर जो है वो बच्चे को यहाँ पर समझने में जो है वो यहाँ पर हेल्प होगी कि जो एक पंचायत अध्यक्ष है वो क्या क्या काम करता है। तो मतलब इस तरीके से भी जो है वो आप बच्चे को यहाँ पर जो है वो अधिगम दे सकते हैं। तो ये जो है वो आपके दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि उच्च कोटि की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च कोटि की जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे आपके पास सोच हो गया, तर्क हो गया और सामान्यीकरण किस प्रकार के अधिगम में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर उच्च प्रकार की जो आपकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सोच हो गया, तर्क हो गया, ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, मौखिक में आती है, नहीं आती, संज्ञानात्मक में आती है। ये सभी जो है वो दिमाग से रिलेटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमसे क्या पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कोई एक अच्छी तकनीक नहीं है। हमें यहाँ पर ये जो तकनीक है वो दे रखी है, इसमें से कह रखा है कि एक तकनीक जो है वो आपकी अच्छी नहीं है जिसमें शिक्षार्थी विषय और विषय वस्तु को सीख सके। तो आपको पता है याद करना जो होता है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो ये जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझना भी सही होता है, अंत्यक्रिया करना भी सही होता है। ठीक है, दोनों ही सही है। आपका याद करना जो है वो आपकी एक अच्छी तकनीक नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक अधिगम डैश के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुविधादाता होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रखा है कि एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है, कि एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है ऐसा वातावरण बनाना जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सके। तो यहाँ पर जो है वो समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है कि जो समूह के जो सभी सदस्य हैं वो अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सके, मतलब सभी को इंक्लूड किया गया है।
तो इसका मतलब यहाँ पर सहयोग से रिलेटेड होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सहयोगात्मक कौशल होता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये जो है वो हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।